अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। 2 रोज पहले खबर सामने आई जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार को वजीर खजाना बनाना, वजीर खजाना बनाया। उसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला कर लिया। यानी वजीर खजाना को, जो सेनेटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और इसी मुतालिक लॉबिंग भी की जा रही है। इस खबर के हक में कई वजीरों मुशीरों ने बयानात भी दागे, लेकिन ऑपोजिशन के सख्त रिएक्शन के 24 घंटे बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, क्योंकि अब इस खबर की तरदीद ना सिर्फ वजीर इत्तलात कर रही है बल्कि नून लीग के सीनियर वज़रा भी इस खबर को पार्टी के लिए इंतहाई नुकसानदेह और मज़ाक़ खेज़ करार दे रहे हैं। मीडिया, ऑपोजिशन और अवाम पहले इस तजवीज़ को इंतहाई काबिल एतराज़ करार दे रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस खबर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, रहनुमा और वज़ीर दिफ़ा वो कह रहे हैं कि इसहाक डार की बतौर निगरां वज़ीर आज़म तैनाती से तमाम इंतखाबी अमल ही मुतनाज़ हो जाएगा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर ज़ोमा है वो इस खबर की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है। अगर मुस्लिम लीग नून के हलकों की जानिब से इस किस्म की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं थी तो इस खबर की बरवक्त तरदीद क्यों नहीं की गई? मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर सख्त तनकीद के बाद ही क्यों इस तजवीज़ को गैर मुनासिब करार दिया गया है? ऐसा महसूस होता है कि इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बनाने की खबर से नवाज शरीफ कैंप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है, जो बज़ाहिर नाकाम दिखाई दी, क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर दिखाई देते हैं और दिन रात उनके गुनगारे हैं। आज भी उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने का सारा क्रेडिट सिपा सलार को ही दिया और बताया है कि अगर मेरे वज़ीर आज़म डिफ़ॉल्ट कर जाता और ये धब्बा सारी उम्र के लिए उनके माथे पर लग जाता और उनकी कब्र पर भी ये लिखा जाता कि उसके दौर में मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। शहबाज शरीफ ने आज क्या कहा है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मुआहदा पिछली हुकूमत ने तोड़ा, दहशत गर्दी और सियासी अफरा तफरी, ये वो चैलेंजेस थे कि जिसका मैंने अपने पूरे सियासी कैरियर में इसका मैंने न कभी सामना किया न कभी सोचा। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो हमारी सनत और हिरफत को कारी ज़रब लगती। बस इतना काफी है कि डिफॉल्ट क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके जमाने में डिफॉल्ट हुआ। गुज़श्ता रोज़ खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी कहना था कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। सरबराह पाक फौज का कहना था कि सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है, हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हम इस मॉडल फॉर्म की तर्ज पर जदीद फॉर्म बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फ़ायदा होगा। ग्रीन इनिशिएटिव के ये दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत माँ की तरह होती है, अवाम और रियासत का रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का है। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़कर मुल्क को हर फर्द की तरक्की में अहमियत पर जोर दिया कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ काफ़ी फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं इकॉनमी को लेकर, और अभी तक जो कुछ हुआ है, यानी मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचा है। यूएई से $2 अरब आए हैं, $1 अरब आया है। सऊदी अरेबिया ने $2 अरब दिए हैं। चीन से रोल ओवर मिला है। तो ये सारे का सारा क्रेडिट मौजूदा हुकूमत भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को देती हैं। अब इस वक्त बहुत सारी रूमर्स है केयर टेकर सेटअप के लिए जो प्रोसेस है उसका फ्रेमवर्क तय होना है, अभी तक तय नहीं हो पाया है। इत्तेहादियों के माबैन कोई मुलाकातों में ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है, किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मुल्क की इकॉनमी है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के बाद अब ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट IMF से लिया गया है इसको भी मैच्योर करना है, कैपिटलाइज करना है। इसके लिए भी जो पेशबंदी है वो की जा रही है। पार्लियामान का जो है आज इजलास भी हुआ है और उसके अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 230 के अंदर अमेंडमेंट की बातें भी हुई हैं। एक तरफ पार्लियामान में ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ मुस्तकबिल के लिए यानी मुस्तकबिल पर जो है वो ये देखने के लिए कि कोई नया प्रोजेक्ट ना लॉन्च कर दिया जाए कहीं से, जिस तरह चेयरमैन PTI को किया गया था। मौलाना फजलुर रहमान जो PDM सरबराह हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। हमने इस मुल्क में सियासत की है और बड़ी गैरत की सियासत की है। सर झुकाकर सियासत नहीं की, सर उठा के सियासत की है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तेकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इख्तिदार की कुर्सी से खींच कर बाहर फेंका। और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह
उसको भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे और ऐसे लोगों को मुल्क पर हुकूमत नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है, जहां जमात इस्लामी की जानिब से पनामा केस में जवाब जमा कराया गया और इस जवाब में यह साबित होता है कि नवाज शरीफ को टारगेट करके पनामा केस में फंसाया गया और बाद में नाहल कर दिया गया। जमात इस्लामी ने अपने जवाब में लिखा है कि पनामा लीक्स में शामिल तमाम अफराद को मुकदमे में शामिल करने की बजाय सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को शामिल करने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दायर की गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में बताया कि तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने में सालों लग जाएंगे, इसलिए दरखास्त को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तक महदूद किया जाए। इसलिए तरमीमी दरखास्त में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर की गई थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अपने जवाब में कहा है कि जमात इस्लामी की पहली दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि पनामा स्कैंडल में मुलव्विस तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताहम बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद इसमें तरमीम की और जवाब में मजीद कहा गया कि जिस तरह पनामा स्कैंडल में नाम की वजह से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ आनी हाथों से निपटा गया, उसी तरह इसमें शामिल दीगर अफराद के खिलाफ भी पनामा फैसले की रोशनी में कार्रवाई की जाए। और अपने जवाब में अमीर जमात इस्लामी ने इस्तदा की है कि पनामा स्कैंडल में शामिल तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात के लिए FIA, NAB और FBI के अफसरान पर मुश्तमिल एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी जाए। यानी अब भी जो जवाब जमा कराया है चीख कर ये कह रहा है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्टेड इस बात में थी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस को सेट किया जाए और एक केस बनाया जाए। कुछ ऐसी ही बातें गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने की थी। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके साथ रखता हूं। जी, मैं ये तवक्को रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो भी आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं वो उस सारे टीम का हिस्सा नहीं थे जिस टीम ने ये सारा कुछ एक बिसात बिछाई और शायद उनकी नज़र में मैं एक रुकावट था। और चूँकि उस वक्त जो आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट है, मैं नाम लेता हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, और इधर से जो जुडिशरी की इस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें मियाँ साकिब निसार और आसफ सईद खान खोसा थे, इन सब की एक कोलैबोरेशन थी, तालमेल था, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी और इन सब ने मिलकर मुझे टारगेट किया क्योंकि शायद मैं उनके अज़ाइम में रुकावट था। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये कहिएगा कि जो इस वक्त सिचुएशन दिखाई दे रही है, अभी तक जो मामलात है, आज भी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह कह दिया है कि 12 अगस्त की रात 12 बजे असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएगी, यानी तारीख तय हो गई। आज से पहले बहुत कयास आराइयाँ थी, रूमर्स थी, तय नहीं हो रहा था कब होगा कैसे होगा, ये तय हो गया कि 12 अगस्त की रात 12 बजे असम्बलीज डिज़ोल्व होंगी, 12 बजे से पहले। और फिर अगर डिज़ोल्व ही होनी है तो इतनी क्या ज़रूरत है सर डिज़ोल्व करने की? अगर तहलील कर दी जाती हैं असेंबलीज टाइम से पहले तो सब जानते हैं कि 30 दिन की एक एक्स्ट्रा विंडो मिल जाती है इलेक्शन कमीशन को कि वो अपनी इलेक्शंस की तैयारियां कर सकें। तो डेट जो है अभी तक अनाउंस नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ एक जो टेक्निकल जो बात है वो बताई उन्होंने असेंबली के अंदर, डेट फाइनल अनाउंस होगी, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा विंडो मिल जाएगी इलेक्शन कमीशन को कि वो बेहतर, यानी अभी भी ये तय नहीं है कि 12 अगस्त की रात 12 बजे तक असेंबली, ये तय नहीं हुआ कि तारीख ये होगी, दिन ये होगा। देखिए ये तय है कि नहीं, ये तय है कि मुद्दत से पहले डिसॉल्व हो जाए, वो एक दिन पहले हो, 2 दिन पहले हो, आखिरी लम्हात में हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इलेक्शन जो हैं वो विद इन 90 डेज होंगे, वो किस दिन होते हैं इसका तयन इलेक्शन कमीशन। और ये डिसॉल्व करके भी मेहरबानी आप इलेक्शन कमीशन पे कर रहे हैं, मजबूरी आपकी कोई नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से एक अगर एक्स्ट्रा विंडो मिल जाए 30 दिन की, हो सकता है इलेक्शन कमीशन जो है वो 65 डेज पे इलेक्शन करा दे, ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। सिर्फ एक आपको एक्स्ट्रा 30 डेज की विंडो मिल जाएगी, जो कि मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा राना साहब, मुझे बताइएगा कि ये इसहाक डार साहब का बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नाम देना और ये कहना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार होंगे निगरां वज़ीर आज़म के लिए, तो इसकी तरतीब भी अब ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बड़े ज़ोरों शोर से इसहाक डार साहब का पोस्टर भी लगाया गया, कैंपेन भी की गई, इसकी कोई ख़ास वजह थी इस न्यूज़ को फीड करने की? मेरे ख्याल से मीडिया ने बहुत इसको तेजी से पिक किया और इस खबर को स्प्रेड किया, जबकि इतना कोई ये मामला आगे नहीं बढ़ा था कि आप जो है वो आपने कोalition पार्टनर से इसके ऊपर मुशावरत नहीं हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, तो ये ज्यादा पिक हो गया। और डेफिनेटली देखें हर जमात जो है
वो अपने नाम तजावीज़ करेगी, और वो एक्सेप्ट होते हैं नहीं होते, उन पे क्रिटिसिज्म होता है, तनकीद होती है। प्रोसेस अभी 2-2.5 हफ्ते का अभी बाकी है, तो इसके अंदर बहुत कुछ होगा। नाम आएंगे, कुछ काबिल कबूल होंगे, कुछ नहीं होंगे। दार साहब का जिस रेफरेंस से नाम जो है वो ज़ेर गौर या ज़ेर बहस था, वो ये था कि मुल्क के अंदर जो माशी सूरत हाल है उसके लिए एक ऐसा केयर टेकर सेटअप होना जिसके अंदर मईशत को समझने वाला आदमी हो। वो पाकिस्तान के लिए भला है, उसमें बेहतरी है पाकिस्तान के लिए। तो उस अगर एंगल से देखा जाए तो बड़ा मौसर नाम है। लेकिन दूसरा साइड ये बिल्कुल वैलिड है कि जो कह लें कि न्यूट्रल बंदा होना चाहिए इस निजाम के अंदर, ताकि कोई उंगली ना उठा जी सके। नॉन पार्टिजान होना चाहिए। उसपे तो अखलाकी तौर पर यह बात ठीक नहीं थी कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनका नाम देती और फिर उसके बाद उसको सपोर्ट भी किया जाना। फेडरल मिनिस्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि निगरां वज़ीर आज़म इसहाक डार अगर होते तो इंतहाई मौजू होंगे। ये तो ये जस्टिफाइड तो नहीं है ना। नहीं देखें, लेकिन अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। हर पार्टी अपने एंगल से जो पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं वो नाम पिच करेगी, और ये होगा। आगे भी अगर कोई नाम आता है, हो सकता है वो PMLN को काबिल कबूल ना हो। ठीक, अब आपने कहा कि मीडिया ने इसको पिक कर लिया और फिर मीडिया ने प्रोपोगेट किया। देखिए ये एक एंगल है। दूसरा ये है कि फीड किया गया मीडिया को कि इस नाम को आप प्रोपोगेट ये चलाएं, प्रमोशन करें इसहाक डार साहब की बतौर केयर टेकर, और हो गया जिस मकसद के लिए हुआ। क्या वो मकसद अचीव हो गया है? देखिए मेरे ख्याल से मकसद तो यही है कि आपने एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना है और एक नाम के ऊपर आना है, और फिर वो मुशावरत अपोजिशन लीडर से होनी है। तो ये तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस की शुरुआत है। जो हमारी कमेटी है वो मुख्तलिफ जमातों की कमेटी से मुशावरत करेगी, मिल बैठ के नाम तयन होगा। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। एक फीडबैक आया, कुछ लोगों ने इसको पसंद की इस चीज़ को कि बिल्कुल इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो बेहतर है। कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म आया ये, लेकिन जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने काफ़ी क्लैरिटी से अपना उन्होंने जहन दिया। एक तासुर देने की कोशिश की गई कि ताकतवर हलकों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई फड्डा हो गया है। ये तासुर दुरुस्त है? मैं भी इसको एक तासुर समझ रहा हूँ। स्पेकुलेशन भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं। हमने तो अभी SIFC का अभी जो मैकेनिज्म बनाया है उसमें ताकतवर हलकों को उसमें शामिल किया है, इसी मकसद से कि मुल्क आगे तरक्की जल्दी से तरक्की की राह पे बढ़े और मिलजुल के काम हो। और तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा जो है बहुत सारी देखें अभी टुवर्ड्स द एंड एक हुकूमत खत्म होने जा रही है, कोalition आएंगी, बहुत सारे रूमर्स होंगे, बहुत सारे पार्टीज अपना एंगल पिच करेंगी। तो ये अब मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में आपको इसी तरह की खबरें जो है वो गर्दिश करती नजर आएंगी, लेकिन कम ही में हकीकत होगी। कोई हमारा जो है वो ताकतवर हलकों के साथ बिल्कुल इत्तेफाक है और वो हुकूमत का हिस्सा है, बल्कि हुकूमत के अंडर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मामला चल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, हुकूमत के अंडर हैं, ठीक है, आइडियली ऐसा ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या सिचुएशन है, ज़ाहिर है ये आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इसके लिए। मुझे ये बताएगा, चलिए ताकतवर हलकों के साथ आप ये कहते हैं आप सेम पेज पे हैं, बिल्कुल ठीक है। इस आप जो इत्तेहादियों के अंदर, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, मौलाना फजलुर रहमान के शिकवे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ क्या चल रहा है? पीपल्स पार्टी के साथ कहीं कोई डेडलॉक आ गया है? क्योंकि दुबई में पहले एक राउंड हुआ, उसके बाद एक दूसरा राउंड करना पड़ा, तो ये बार बार मुशावरत हो रही है, क्या वजह है कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है? देखिए बहुत सारे इसके अंदर इश्यूज हैं। आप जो केयर टेकर का निज़ाम है उसके अंदर किस तरीके से एक नई टीम आएगी, उसमें हर जमात की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन होगा, फिर इलेक्शन की कौन सी डेट होगी, फिर आगे इलेक्शन कैसे लड़े जाएंगे, कहीं सीट एडजस्टमेंट होगी नहीं होंगी, ये सारे वो मामलात हैं जो अभी आगे आने वाले दिनों में इन चीज़ों के ऊपर बहस भी बढ़ेगी, इनके ऊपर मुख्तलिफ मशवरे भी आएंगे हर पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि एक ये कामयाबी है इस PDM हुकूमत की और जो पीपल्स पार्टी के साथ जो एक मिलके ये हुकूमत चली, कि जो बड़े मामलात में सब मामलात पे इकट्ठे चल सके और एक एग्जाम्पल बन के दिखाया कि पाकिस्तान के एजेंडे के ऊपर इकट्ठा होया जा सकता है। अब हम जब इलेक्शंस पे जाएंगे तो डेफिनेटली हर कोई अपने मंशूर को उठाएगा। राजा साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नॉमिनीज क्या है? देखिए ये तो अभी जो हमारी कमेटी जो अभी नॉमिनेट हुई है
वो अभी इसके ऊपर मुशावरत में है, और कोई अगर फाइनल कोई हतमी कोई नाम की लिस्ट अगर हुई तो वो इसको अनाउंस करेगी। ये मेरा मैंडेट नहीं है कि मैं जो है वो नाम पीपल्स पार्टी ने अपनी नॉमिनीज आपके साथ शेयर कर दी हैं? नहीं, अभी ये प्रिलिमिनरी प्रोसेस है, अभी इसके ऊपर मामला अभी शुरुआत में है। चले, जो भी नॉमिनेशंस हैं वो क्या सारे सीनियर सियासतदानी हैं या कोई टेक्नोक्रेट भी है उसमें, कोई माशी एक्सपर्ट्स भी ज़ेरे गौर हैं? नहीं, इसके अंदर खाली सियासतदान के नाम नहीं है, और भी मुख्तलिफ बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनको भी वो भी ज़ेरे बहस हैं। तो ये तो अभी देखें, हर पार्टी अपनी जो वो समझती है कि बेहतर आगे पाकिस्तान को चलाने के लिए जो 3 माह हैं, कौन नाम होने चाहिए, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहे हैं, और इसमें ओवरऑल एक डिस्कशन है, हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सीनियर सियासतदान ही होगा कोई आपकी नज़र में, या कोई टेक्नोक्रेट है जो मामलात को चला सकता है, या कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट लेकर आएंगे? देखिए, वो होगा जिस पे सबको इत्तेफाक होगा। और सबके कंसेंसस से क्या मुराद है? जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके कंसेंसस से नाम आगे आएगा, और फिर ऑपोजिशन लीडर के साथ जो है वो मुशावरत होगी। अच्छा, ठीक, ये अच्छा कि आपने राजा रियाज साहब का ऑपोजिशन लीडर का नाम ले लिया। मैं यही चाह रहा था कि वो भी, और फिर जो ताकतवर हल्के हैं, जो पावर सेंटर है, जाहिर है उसका गो हेड और अप्रूवल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, उनका अप्रूवल दरकार नहीं है। उनका मशवरा अगर वो देना चाहें या दे रहे हो, मैं उस पर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई बात है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मशवरे आते रहते हैं, फैसला जो है वो सियासी कुव्वतों ने करना है और वही करेंगी। और सर आइडियली, सर देखिए, आइडियली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली तो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होती है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप तो व्यूवर्स भी हमारे बड़े समझदार हैं। तो ये जो नाम फ्लोट किए जाते हैं, इसहाक डार हो गया, फिर ये कहा नहीं सीनियर सियासतदान होना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई रेजिस्टेंस तो है, कहीं ना कहीं को डेडलॉक तो है, जिसकी वजह से ये नाम फ्लोट किए जाते हैं मार्केट के अंदर और एक खबर बना दी जाती है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई यानी कि किसी हल्के का नाम मेरे अव्वल तो कहीं से भी जो है ऐसा कोई तासर नहीं आ रहा, या कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नाम फोर्स किया जा रहा है। लेकिन अगर किया भी जाए, मिसाल के तौर पे, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, तो ये तो कुव्वत जो है वो सियासी हल्कों के पास है कि उसको तस्लीम करें या ना करें, और अपनी पावर, अपनी राइट को जो है इन्फोर्स करना, ये तो जो है वो फर्ज है। आपको लगता है मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा, या कहीं कोई शोर शराबा अंदर, कोई जिसको शेख रशीद साहब की ज़ुबान में उर्फ़े आम में टुक टक कहते हैं, वो लगी हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से कोशिश सबकी होगी कि वो अपना स्टेक या अपनी जो इनपुट है उसको इन्फोर्स किया जाए, सबकी कोशिश होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सारों की जो है वो बात चल जाए, तो हर एक की सुननी भी पड़ेगी और फिर मिलके एक कंसेंसस पे आ जाएगा मामला। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली मकसद तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना है, तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ इत्तेफाक हो जाए। सर, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नून लीग के यहाँ एक मुतालबा ये भी तो था ना कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं, तारीखें थी, आ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक तासुर वो भी है कि गो एड नहीं मिल रहा उनको भी कि वापस आएँ और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर फाल हो सके। देखिए, इस वक्त तो जो मुनसिफ हैं और जिस तर्ज के ऊपर या जिस तरीके से वो अपने अदारे को चला रहे हैं, उस पर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं, और उसमें जानबदारी की बू आती है, और अभी की नहीं आ रही, पिछले चंद महीने, बल्कि जब से ये हुकूमत आई है आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा फैक्टर है। ये भी चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो मियाँ साहब जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, और वैसे भी उनके जो केसेस हैं वो बोगस हैं, और उनका जो मुस्तकबिल है उन केसेस का वो यही है कि वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं सर, इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 230 को अमेंड कर रहे हैं? जी, आज इसके ऊपर जो है असेंबली में कार्रवाई हुई, लेकिन एतराज़ उठा। मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने उठाया कि उनके पास प्रॉपर डिटेल नहीं है कि क्या होना जा रहा है, तो उसको फिर मुलतवी कर लिया गया है कि जितने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं दोनों हाउसेज में, कि उनके साथ ज़रा एक मुशावरती अमल एक बेहतर तरीके से हो जाए, तो फिर मेरे ख्याल से कल शायद जो ये मामलात हैं आगे बढ़ेंगे। इसको अमेंड कर लेंगे, यानी इरादा यही है कि अमेंडमेंट हो जानी चाहिए? डेफिनेटली, अगर आज ये कोशिश की गई है तो कोशिश तो, लेकिन तभी मुमकिन है कि अगर इसमें मेजॉरिटी का साथ हो और सब लोग कन्विंस्ड हो
कि पाकिस्तान के जो अगले 90 दिन हैं उसके जो मामलात हैं, अब जाहिर सी बात है जो माशी सूरत हाल है, एक अगर केयर टेकर सेटअप जो कि बिल्कुल माशी फैसले ना ले सके तो उससे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है, जिस तरह की सूरत हाल में हम मौजूद हैं। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग सर, ये आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया है, आपकी राय है या आपके इत्तेहादियों की राय है या किसी गैर सियासी आदमी की राय है कि इसको होना चाहिए? ये तो वजीर आजम ने इसका जिक्र किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया है, तो मेरे ख्याल से ये अगर और किसी का नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का तो ओपिनियन ये आया है। और ये देखें, अगर आप इसको सोचें कि 90 दिन के लिए अगर मुल्क स्टैंड स्टिल पे चला जाए और जिस तरह के हालात से हम पहले गुजरे हैं और आगे भी आपने IMF के रिव्यू मुकम्मल कराने हैं, तो अगर सिर्फ ये माशी हद तक या माशी मैंडेट की बात हो रही है, कोई सियासी आप वो कुव्वत नहीं दे रहे बहुत नहीं, लेकिन राजा साहब, जहाँ तक 90 रोज की बात है, 90 रोज तो चले हो जाता है, कहीं ना कहीं आपके जहन में ये भी है कि मामला अगर 90 रोज से आगे निकल गए जैसे पंजाब में है उसी तरह चलते रहे तो फिर उसके लिए भी एक रास्ता तो होना चाहिए। नहीं, देखें, उसको तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे कि रास्ता हो, हम तो समझते हैं नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपका ये स्टेप उस प्रोसेस को सपोर्ट तो करेगा ना कि फिर केयर टेकर सेटअप आता है और अगर वो 6-8 महीने के लिए भी चलता है तो कोई बात नहीं। अब देखें, सितंबर के अंदर ये क्वार्टर खत्म हो जाएगा और सितंबर के बाद आपने ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट का पहला रिव्यू कराना है, तो अगर उस रिव्यू के अंदर कोई शॉर्टफॉल आता है और आपको कोई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसमें तब्दीली करनी होगी और उसकी वजह से वो रिव्यू डिले हो जाता है, तो फिर आप एक उसी गू-मगो की सूरत हाल में चले जाएंगे जो हमने देखी पिछले चंद महीनों में। तो मैं समझता हूं कि वो ऑप्शन, तो सर ये अनसर्टेनिटी 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये तो फिर अगले साल मार्च तक रहेगी। तो देखें, अगर जब तो नई हुकूमत आ गई फिर तो वो फैसले करना शुरू कर देगी, लेकिन एक वैसे 90 दिन भी एक 22 करोड़ या 25 करोड़ अवाम के लिए एक उसको स्टैंड स्टिल पे ले जाना और कोई माशी पॉलिसी के ऊपर ना कोई डिसीजन ले पाना, ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा रिस्क है इसको। और देखिए, ये मुशावरत है कि सबके साथ मिलके इसको हमेशा के लिए अगर जो है इसमें तब्दीली ला ली जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये केयर टेकर का जो सेटअप है ये कोई बहुत कह लें कोई परफेक्ट तरीके से नहीं डिजाइन किया गया, इसके अंदर अगर बेहतरी लाने की गुंजाइश है मुशावरत के साथ मिलके मेजॉरिटी के साथ, तो उसको जरूर कंसिडर करना चाहिए। अगर मेजॉरिटी का ओपिनियन ऐसा ना हुआ तो ये नहीं मुमकिन होगा, तो डेफिनेटली इसको अभी जो है वो कोalition पार्टनर्स के साथ ज़ेरे बहस लाएंगे, उनके भी जो एतराज़ात हैं या उनके जो सवालात हैं उनको केटर किया जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे अगर सबकी राय इसमें शामिल। लास्टली एंड वेरी क्विकली राजा साहब, आपको लगता है अक्टूबर-नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि नवंबर में इंतखाबात इंशाल्लाह हो जाएंगे। मैं आपकी जाती राय जानना चाह रहा हूँ। मैं जाती राय दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी जाती राय भी है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। ऐसा होना चाहिए, ये ख्वाहिश है पॉलिटिकल प्लेयर्स की, लेकिन होगा क्या ये तो वक्त ही बताएगा। भी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आजकल वादा माफ गवाहों का मौसम है, बहुत सारे वादा माफ गवाह सामने आ रहे हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ एक और वादा माफ गवाह कौन है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कहते हैं जब हालात साजगार ना हो तो अपने पराये सब साथ छोड़ जाते हैं। आज के हालात को मद्देनजर रखा जाए तो चेयरमैन PTI इसी किस्म के सख्त हालात से गुजर रहे हैं, जहाँ पराये सही अपने इंतहाई करीबी भी ना सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वालों की लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दस्ते रास्त और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बाद मुबैना तौर पर खातून अव्वल की प्यारी सहेली और दस्ते रास्त फराह गोगी ने भी वादा माफ गवाह बनने का फैसला कर लिया है। ये वही फराह गोगी हैं जिन पर तोशाखाना केस से लेकर गैर कानूनी अलॉटमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मुकदमात कायम है और चेयरमैन PTI के दौरे हुकूमत में होने वाली तकरीबन तमाम करप्शन में उनका नाम सरे फहरिस्त आता है। लेकिन अब इत्तलात है कि वो अपने दामन बचाने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो चुके और हुकाम से राब्ते में है। मोतबर ज़राए के हवाले से बताया है कि फराह गोगी पहले ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ ताउन कर रही हैं और तकरीबन 1 माह से उनके साथ राब्ते में हैं। वो और उनके शौहर एहसन जमील गुजर को PTI की क़यादत ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA और दीगर कानूनी फोरम्स के साथ ताउन ना करने के लिए कहा। ज़राए का कहना है कि फराह गोगी पहले ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से अहम मालूमात शेयर कर चुके हैं और वर्किंग रिलेशनशिप भी तैयार हो चुका है। ज़राए ने तस्दीक की है कि मई के पहले हफ्ते में फराह गोगी को मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE छोड़ने के लिए कह दिया गया था, जब
हुकूमत पाकिस्तान ने गल्फ स्टेट को बताया कि फराह गोगी एक मतलूब शख्सियत है और दुबई में अपने क़याम के दौरान बदउनवानी में मुलव्विस नहीं है। इंतहाई काबिल एतमाद जरिए ने तस्दीक की है कि फराह गोगी को मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ने के लिए कह दिया गया था और इसके बाद से वो ब्लैक लिस्ट है, जिसका मतलब है कि वो अपने खिलाफ मुकदमात की वजह से किसी भी कानूनी बुनियाद पर यूएई में दाखिल होने से कासिर हैं। फराह गोगी ने इटली पहुंचकर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ बात शुरू कर दी थी, जिसमें अब काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। फरहद शहजादी, जिन्हें फराह गोगी, फराह खान, फराह गुर्जर, फरी और दीगर बहुत सी अलकाबात से नवाजा जाता है। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की कामयाबी के एक दिन बाद ही पाकिस्तान छोड़कर फरार होने वाली पहली हाई प्रोफाइल शख्सियत थी, क्योंकि एक क़यास रैया पहले ही बढ़ चुकी थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बुशरा बीबी के साथ जो डीलिंग और हुकूमती मामला चलाने में बराह रास्त रोल के बारे में भी तफ्तीश की जाएगी। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने केसेस में भी फंसते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद वो यू टर्न्स लेने से बाज नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब भी वो इस बात पर कायम है कि वो मुस्तकबिल में भी यू टर्न्स लेते रहेंगे। अब की बार उन्होंने एक और बड़ा यू टर्न साइफर में ये कहकर लिया है कि साइफर तो कभी डी क्लासिफाइड हुआ ही नहीं, बल्कि वो खत जो उन्होंने जलसे में लहराया था वो साइफर के लुब्बे लुबाब पर मुश्तमिल एक कागज़ था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि जलसे के अंदर जो उन्होंने कॉपी लहराई वो साइफर नहीं था, बल्कि साइफर में लिखा पैगाम था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि साइफर दफ्तर खारजा में महफूज पड़ा हुआ है, जो कभी चोरी नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है। वज़ीर दाखिला पहले ही कह चुके हैं कि वो मुझे जेल में डालेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इसी बदलते बयानात को लेकर पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में काफ़ी हंगामा हुआ, जहां तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर और वज़ीर दिफा के दरमियान काफ़ी सख्त नोक झोंक हुई। ख्वाजा आसिफ ने तो ये तक कह दिया कि जिस जमात के लीडर ख़वातीन के पे हो वो हमें अखलाकियात का दर्स ना दे तो बेहतर है। ख्वाजा आसिफ और अली जफर के दरमियान क्या नोक झोंक हुई, तरह उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। अब जनाब, मुझे जो सीन दिखाई देता है जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ, तो वो वैसा ही सीन है सर कि जिस तरह भेड़ियों को हाँका जा रहा है। उनको नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और बेशक जो है एट द एंड ऑफ द डे हमें ज़िबा करने के लिए ले जा रहा हो, हमें नहीं पता चलता। ये है हाल, ये है मंजर जिसको मैं देखता हूँ जब हम देखते हैं कि कानून साजी हो रही है, कानून हमारे। ये सर मिस्टर स्पीकर, किसी सिविलाइज मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। आज चेयरमैन पीटीआई साइफर मामले में एफआईए में भी पेश हुए। वो एफआईए हेडक्वार्टर में तकरीबन 2 घंटे मौजूद रहे। चेयरमैन पीटीआई से साइफर केस में एफआईए की मुश्तरका इंक्वायरी टीम ने पूछगछ की। इंक्वायरी टीम की पूछगछ के बाद वो एफआईए हेडक्वार्टर से वापस रवाना हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब भी किसी अदालत में पेश होते हैं तो उनके साथ वकला का जमे गफीर होता है, जो कि न सिर्फ अदालत के अमले को हरासा करता है, केसेस सुनने वाले जजेस के साथ भी बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि जजेस को शटअप कॉल दी जाती है। आज इसी मामले पर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारिन ने भी गुफ्तगू की और बताया कि गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत के मौके पर मेरी अदालत में हाज़िरी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कल अदालत पर हमलावर होने की कोशिश की गई। इमरान खान नफसियाती आर्जे में मुब्तला है, जिसमें मरीज़ को लगता है कि हर शख्स उसको मारना चाहता है। कल पेशी के मौके पर किसी का पाँव लगने से पानी की एक बोतल गिर गई तो उन्होंने कहा कि कातिलाना हमला हो गया है। अता तारड़ आया था और हमला करने की जो मंसूबाबंदी है वो बनाकर आया था। तारड़ ने इस हवाले से क्या कहा, उसकी एक झलक आपके सामने रखा है। इतनी सनसनी फैलाई गई कि जैसे पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा नाकाबिले माफी गुनाह मेरे से सरजद हुआ है, बजाय इसके कि आप आके तोशाखाना का जवाब देते अदालत में और कहते कि जी ये तोशाखाना में मेरे से गलती हो गई, मैंने ये तोहफे डिक्लेयर नहीं किए, मैंने ब्लैक मार्केट में ये तोहफे बेचे, मैंने जो इनसे पैसे मिले वो मैं खा गया, मैंने वो पैसे भी जो अकाउंटों में जमा कराए वो मुताबिकत नहीं रखते इन तोहफों की कीमत के साथ, तो मेरी आपने ऑडियो चला के कौन सा तीर मार दिया, वो तो मेरा वॉइस नोट है मेरे वकला को। अब हर गुजरते दिन के साथ चेयरमैन पीटीआई के गिरद में केसेस का घेरा तंग हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी हुकूमत समझती है कि जब तक सितंबर नहीं गुजरेगा तब तक इन केसेस का फेट भी डिटर्मिन नहीं होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उस 14 साला कमसिन लड़की की बात करेंगे जो सरगोदा से लाहौर के एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और जिसको मुबैना तौर पर सिविल जज हासिम एहलिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ
गुज़श्ता रोज एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें एक 14 बरस की घरेलू मुलाजमा को सिविल जज के अहले खाना की जानिब से बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने इब्तदाई तौर पर ना तो सिविल जज की फैमिली में से किसी को हिरासत में लिया और ना ही मुतासरा बच्ची के वालिदैन को, जिन्होंने कम उम्र में होने के बावजूद अपनी बेटी को मुलाजमत के लिए भेजा। लेकिन पुलिस ने चाबुक दस्ती से काम लेते हुए उस एजेंट या पुल का किरदार अदा करने वाले शख्स को जरूर हिरासत में ले लिया, जिसने बच्ची को मुलाजमत पर रखवाया था। इस केस में रात गए एक अहम डेवलपमेंट सामने आई, जब इस्लामाबाद पुलिस ने मुतासरा बच्ची के वालिद की दरखास्त मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 506 यानी मुजरिमाना इरादा और दफ़ा 342 हब्से बेजा में रखना शामिल की गई है। इस मुकदमे में दर्ज तफसीलात दिल दहला देने वाली हैं। बच्ची के वालिद मंगा खान के मुताबिक 23 जुलाई को वो अपनी बीवी और एक रिश्तेदार के साथ बच्ची से मिलने गए। वो जैसे ही जज के घर में दाखिल हुए तो एक कमरे से उनकी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। मंगा खान ने कहा कि हम तीनों उस कमरे में गए, हमने देखा कि मेरी बेटी ज़ख्मी और ज़ारो कतार रो रही। इसके सर के पीछे ज़ख्म था, उसके अलावा मुतादिद छोटे ज़ख्म भी थी जिनमें छोटे कीड़े पड़े हुए थे। उनका मजीद कहना था कि मेरी बेटी के दोनों बाजू और टांगें भी ज़ख्मी थी, दांत भी टूटा हुआ था और दोनों आंखें, होंठ और नाक पर सूजन थी। उनका मजीद कहना था कि मेरी बेटी की पसलियाँ भी टूटी हुई थी। उन्होंने मजीद बताया कि बच्ची के गले पर भी निशान मौजूद थे, जैसे कोई गला घोंटता रहा हो। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि जब उन्होंने बच्ची से पूछा कि ये किसने किया, जिस पर मेरी बेटी ने बताया कि ये जज की अहलिया ने किया है। उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से बताया कि जज की अहलिया उस पर डंडों और चमचों से तशद्दुद करती थी और उसे कमरे में बंद करके हब्से बेजा में भी रखा। 14 साल कमसिन मुलाजमा रिजवाना का इलाज करने वाला डॉक्टर, जो उनका बयान भी सामने आया, जिसमें वो बताते हैं कि जज की घरेलू मुलाजमा बच्ची के जो फ्रैक्चर्ड हैं, कलाई से कोहनी तक ऑपरेशन होगा। डॉक्टर खालिद ने कहा है कि मुलाजमा बच्ची का इलाज जारी और बच्ची के सर का ऑपरेशन हुआ है, जख्म में कीड़े पड़े हुए थे। इस सारे केस में इब्तदाई कार्रवाई करने वाले और इस केस को अटेंड करने वाले पुलिस अफसरान तो यकीनन ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बर वक्त मदद करके वो एप्रिशिएटेड है उनकी एफर्ट, और उनकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए। वो काबिल सताइश भी है कि जिन्होंने इस बच्ची की जान बचाई, बल्कि सख्त प्रेशर के बावजूद, ख़ासतौर पर DPO सरगोदा के सख्त प्रेशर के बावजूद ताकतवर लोगों के नाम भी लिए हैं और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का इरादा भी रखते हैं। क्योंकि इस तरह के केसेस में देखा गया कि बासर लोग मुकमका कर लेते हैं या डरा धमका के मुद्दई को मुकदमे से बाज रखने की कोशिश करते हैं और पुलिस अफसरान भी दबाव डलवाते हैं। इस सिलसिले में दबाव डालने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि इतलात है कि सिविल जज आसिम हफीज़ ने कमसिन बच्ची की वालिदा से रब्ता करके सुलह की पेशकश कर दी है। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने बताया कि सिविल जज करके सुलह और रकम की पेशकश की, लेकिन हमने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है। अब यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जहाँ ये टेस्ट केस है, वहीं मैनेजमेंट के लिए भी टेस्ट केस है। सबसे पहले तो उस बच्ची की जान बचाई जाए, वो जल्द सेहत वाली ज़िंदगी में वापस लौट आए, तंदुरुस्त हो जाए। उसके बाद जो मुल्ज़िमान हैं, असल ज़िम्मेदारान हैं, उनको भी करार वाक़ई सज़ा मिले। और फिर वो जो डोमेस्टिक वर्कर्स बिल पंजाब असम्बली से पास हुआ था, उस डोमेस्टिक वर्कर्स बिल को पास करा के, मंजूर करा के अलमारियों की जीनत ना बना दिया जाए, महफूज ना बनाया जाए, बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी प्रैक्टिकली होती हुई नजर आनी चाहिए। क्योंकि हर 2-3 महीने के बाद कोई इस तरह का इंसिडेंट सामने आ जाता है जिसमें पता चलता है कि किसी कम सिन घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और कुछ केसेस के अंदर तो उनको जान से ही जाना पड़ता है। तो इस तरह के केसेस को मुस्तकबिल में रोकने के लिए ज़रूरी है कि आज ही ठान ली जाए और इस केस को टेस्ट केस बना के मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए, मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। तभी मुस्तकबिल में इस तरह के मुलाजमीन को पिटने से बचाया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।